और हम टाइमर भी लगा लेते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र 2 चाइल्ड नॉर्म ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने। तो 2 चाइल्ड नॉर्म बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों लाया गया है, वो एथिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करेंगे तो तभी लोगों के अंदर होगा वो बिहेवियरल चेंज आएगा। तो पहले एक्सपेक्ट तो ये हो गई। और दूसरा बेसिक ऑब्जेक्टिव वो पता होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया 2 ऑब्जेक्टिव्स। फिर नया क्वेश्चन आता है विमेन जजेस के ऊपर। ये विमेन जजेस का है, ये दोनों ही एस्पेक्ट से रिलेटेड है। एक तो सोसाइटी से भी रिलेटेड है और दूसरा GS2 से भी रिलेटेड है कि विमेन जजेस की कमी है। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें आती है जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल एक ही CJI नहीं विमेन जज है। 37 जजेस के अंदर से केवल एक विमेन जज। दूसरी चीज़ कि अभी तक केवल 8 ही विमेन जजेस हुई है और एक भी CJI नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो फर्स्ट जज थी सुप्रीम कोर्ट की उनका नाम था M फातिमा बीवी। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखना बस, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं और। ठीक है, अब बात आती है, ये भी मैंने एडिटोरियली पढ़ा था, यूनिवर्सल एक्सेस टू वेलफेयर मेजर्स। तो बोला ऐसा गया था कि कोई भी वेलफेयर सर्विस है, सपोज़ वो हेल्थ सर्विस है या फिर वो एजुकेशन सर्विस है या फिर वो कोई भी सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन वगैरह है, तो क्या उसको यूनिवर्सल एक्सेस पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके तहत कुछ केस स्टडी है, जैसे कि पोलियो एराडिकेशन इन इंडिया, जैसे कि एक आयरलैंड का पुअर लॉ है जहाँ पे गरीब लोगों को कैश ट्रांसफ़र दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली आयरलैंड इंडिया से बहुत बहुत छोटी कंट्री, पॉपुलेशन बहुत कम है, पर फिर भी एग्जाम्पल के तौर पोलियो एराडिकेशन वैसे काफ़ी अच्छी केस स्टडी है कि हम अगर पोलियो को एराडिकेट कर सकते हैं तो हम सोच सकते हैं किसी भी बड़े वेलफेयर मेजर को यूनिवर्सलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, यूनिवर्सल एक्सेस टू वेलफेयर मेजर्स। तो उसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे पास में, कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूनिवर्सलाइज करना चाहें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया के सामने उठ के आता है वो होता है पॉपुलेशन का। दूसरा है करप्शन का। तीसरा है रिसोर्सेज कम है। चौथा है फेडरल स्ट्रक्चर, कि ऑलरेडी आयुष्मान भारत जैसी कोई एक स्कीम वेस्ट बंगाल में है तो फिर आयुष्मान भारत की ज़रूरत क्या है। ठीक है, और फिर ये कुछ चैलेंजेस मुझे जो उससे आर्टिकल से देखने को मिले वो ये है कि डेटा मतलब काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। अगर मुझे कोई गरीब है, ठीक है, तो गरीब का डेटा से इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में नहीं होना चाहिए, मतलब उसे एक यूनिफॉर्म डेटाबेस में होना चाहिए, कंसोलिडेटेड डेटा होना चाहिए। तो उसी से मतलब मैं गरीबों को अच्छे से टारगेट कर सकता हूँ, है ना। डेटा फ्रैगमेंटेशन वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। सीलोड अप्रोच, ओवरलैप्स एंड फेडरल इशू, तो ये सब। ठीक है, तो हाँ, मैं वो चैलेंज बता रहा था कि क्यों वो चैलेंज है। अगर एक गरीब है, उसे अगर मनरेगा का बेनिफिट चाहिए, उसे PDS का बेनिफिट चाहिए, उसे अगर आयुष्मान भारत का बेनिफिट चाहिए, तो उसे अलग अलग जगहों पर रजिस्टर कराना होगा। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई रजिस्टर होता है, कोई नहीं होता है। तो ऐसा होना चाहिए ना कि किसी एक डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो जाए, एक जगह पर रजिस्टर हो जाए और हर जगह से उसे बेनिफिट मिल जाए। तो यही है यूनिवर्सलाइजेशन करने का मतलब। तो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला था PM गरीब कल्याण योजना, जिसने कि तीनों ही जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, PDS, गैस देना और मनरेगा, उनको कंबाइन कर दिया। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। बस फिर नया टॉपिक आता है कोविड-19 वैक्सीन प्राइसिंग। तो प्राइस कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है। तो एग्जाम्पल दिया था जो रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर जो है वो एक तरह की पेटेंटेड ड्रग है। ठीक है, तो पेटेंटेड ड्रग है तो बेसिकली अगर पेटेंटेड होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो अगर देखें तो रेमडेसिविर जो है, स्टोरी सुनो, रेमडेसिविर जो है गिलियड साइंस की है, GILEAD साइंस। तो होता क्या है, जो भी पेटेंट ओनर होते हैं ना, कोई भी बायोफार्मा कंपनी है, वो पेटेंट अगर किसी चीज़ का मतलब इनोवेशन करती है, पेटेंट करवाती है, तो उनके पास मतलब वो राइट होता है, पेटेंट का राइट होता है कि वो मतलब सेलेक्टेड लोगों को ही लाइसेंस दे सके, सेलेक्टेड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को ही लाइसेंस दे सके, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो सके मेडिसिन की। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन पेटेंट्स एक्ट जो है उसमें ये बोला गया है कि कंपलसरी लाइसेंस करना ही पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया लाइसेंस तो हम कर देंगे। ठीक है, लाइसेंस अगर आपने नहीं दिया किसी भी बायोफार्मा पेटेंट ओनर कंपनी ने, तो हम खुद ही उसे लाइसेंस बोल देंगे कि हाँ जाओ, तुम्हें लाइसेंस दिया गया है मैन्युफैक्चरर को। तो ये इस तरह से समझो, ये गिलियड साइंस है, ये पेटेंट ओनर है, और जब लाइसेंस देगी किसी भी फार्मा कंपनी को तभी आगे जाके मेडिसिन बना सकती है। ठीक है, MEDICINE मेडिसिन। तो बस एक ये चीज़ आती है। अभी कोविड के टाइम पे ये काफ़ी मतलब बड़ा इशू हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह जो भी हो रही है ना, तो वहाँ से इशू निकल के आता है। और वैक्सीन की पॉलिसी भी चेंज हो गई है कि सरकार ने बोला है कि हम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अब वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। वैक्सीन के लिए पॉलिसी अब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको खुद अपनी अपनी वैक्सीन प्रोक्योर करनी पड़ेगी,
और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक तो आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, स्टेट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे, मतलब कर्नाटका, गुजरात ये सब आपस में कम्पीट तो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ वो प्राइवेट हॉस्पिटल से उनके साथ भी कम्पीट करेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल के आगे मतलब फ्यूचर में 4-5 महीने बाद चांसेस हैं कि ओपन मार्केट के अंदर भी वैक्सीन मतलब अलाउ कर दें, ठीक है। तो उसके वैक्सीन नहीं, ये नई पॉलिसी, उसके इश्यूज़ ये हैं कि गरीब स्टेट्स हैं वो कैसे मतलब अमीर स्टेट्स के साथ वो करेंगे, जिसे बोलते हैं कम्पीट कैसे करेंगे, है ना। तो अपने आप में एक वो बड़ा इशू निकल के आता है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी से रिलेटेड, दूसरा वैक्सीन की प्राइसिंग से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड चैलेंज हमने देख ही लिया रेमडेसिविर का, ठीक है। और प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन स्टेट्स में कम है तो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि और वैक्सीन बनाओ, हम पैसा देंगे, ठीक है। तो आ रहा हूँ, रुको। तुमने कहा था मोमो 15 मिनट्स, उस बात को हो गए हाफ एन आवर। हाँ क्या मैं बना ले चाय? नहीं, मैं बना ले। मैं आ रहा हूँ, रुको। हाँ, तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, एक तो था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एनपीपी है, और दूसरे लीगल टूल्स क्या, पेटेंट एक्ट हो गया, फिर एपिडेमिक एक्ट हो गया, ठीक है। और जब गवर्नमेंट सोल परचेजर की तरह एक्ट करेगी तो वो उसके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, ये कंक्लूजन है, बस हो गया।